नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कोटद्वार में बहुप्रतीक्षित मालन पुल को पुनर्निर्माण के बाद आखिरकार 22 माह बाद फिर से आवागमन के लिए आम जनता के लिए खोल दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअली मालन पुल का लोकार्पण किया और कोटद्वार में आयोजित हुए इस लोकार्पण कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष ऋतुभूषण खंडूड़ी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का वह विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहती है, जिन्होंने पुल के लिए 26 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है। जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि उन्होंने अपने व्यस्तम समय से समय निकालते हुए चिंता करते हुए कि पुल बन चुका है और उसको अब जनता को समर्पित करना है। आज उन्होंने हमारे से वर्चुअली जुड़कर जनता को मालन पुल समर्पित किया है। एक टेक्नोलॉजिकली बहुत ही साउंड हमने पुल बनाने का प्रयास किया है। उसमें पैसा भी लगा, करीबन 26 करोड़ रुपए लगे हैं। बड़ी आबादी इससे न होने से बड़ा कठिनाई महसूस करती थी। बड़े वैकल्पिक मार्ग था, लेकिन वो स्मूथ जो होती है, जो पुल के माध्यम से होती है, उसमें कठिनाई थी। आज वो मुख्यमंत्री जी ने लोकार्पण कर दिया। उसके साथ साथ नींबू चौड़ से और सिखड्डी और क्या नाम कहते हैं किलर खाल तक जो चौड़ीकरण रोड का हुआ। गर्मी का मौसम जहां इंसानों के लिए मुश्किलें लेकर आता है, वहीं बेजुबान जानवरों और पक्षियों के लिए यह और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाता है। तेज धूप, लू और पानी की कमी से न केवल लोग बेहाल होते हैं, बल्कि प्राणी भी तड़पते हैं जो बोल नहीं सकते। गर्मी में चिड़ियाघर को देख गया तो जहां पता लगा कि इस गर्मी में बेजुबान जानवरों की दिनचर्या में कितना बदलाव आया है, किस तरह से उन सबका ख्याल रखा जा रहा है। बता दें कि छोटे वन्यजीव गर्मी से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। ऐसे में छोटी चिड़िया को गर्मी की मार से बचाने के लिए सबसे ज्यादा कोशिश हो रही है। गर्मी बढ़ने के बाद वन्यजीवों ने खान पान और इसका प्रभाव दिखाई दे रहा है। चिड़ियाघर प्रशासन गर्मी से बचाने के लिए जरूरी खान पान को भी वन्यजीवों की डाइट में जोड़ रहा है। इस दौरान विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों को मौसमी फल खाने के लिए दिए जा रहे हैं, खासतौर पर ऐसे फल जो रसीले और जिसे खाकर तरोताजा महसूस करें। बिल्कुल आता है। आपका ये पूछना जायज है, क्योंकि गर्मी हो रही है। हम लोग मनुष्य हैं, हम लोग नहीं कर पा रहे हैं सहन, तो हमारी चिड़ियाएं, जानवर, वो तो बेजुबान है, तो वो तो बोल नहीं सकेगा। तो इसलिए जो है कि हमारा चिड़ियाओं के लिए हम सुबह जो है पानी का स्प्रे करते हैं चारों तरफ। देहरादून जिले में नंदा सुनंदा प्रोजेक्ट ने बेटियों को पढ़ाई की राह दिखाई है और इस प्रोजेक्ट के तहत कई गरीब बेटियां अपनी पढ़ाई जारी रख पा रही हैं। जिलाधिकारी सबिन बंसल ने इस योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत चयनित छात्राओं को शिक्षण संस्थान के खाते में धनराशि डाली जा रही है। वहीं राजधानी देहरादून के जिलाधिकारी कार्यालय में डीएम सबिन बंसल ने चेक वितरण किए, जिसके अंतर्गत 5 बच्चों को 87,97,5 के चेक वितरित किए गए हैं, जिनके आवेदन आंगनवाड़ी समाज कल्याण के साथ ही अलग अलग स्तर से आए थे। डीएम बंसल ने कहा कि नंदा सुनंदा योजना आगे भी जारी रहेगी। प्रोजेक्ट नंदा सुनंदा हमारे डिस्ट्रिक्ट टीम ने जो शुरू किया है, उसमें ऑनरेबल सीएम के डायरेक्शंस और सपोर्ट के माध्यम से शुरू किया गया है।
और इसमें जो हमारी प्रचलित गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनको कस्टमाइज करके और जो हमारी डिफरेंट हमारा राइफल क्लब है और हमारे कुछ आईसी स्कीम्स होती हैं, तो उन सब से बाकायदा एसओपी जनरेट करके और डी ऑथराइजेशन के बाद एक हमने पोस्ट क्रिएट की है कि खबर खटीमा से है, जहां पर विकास खंड के ग्राम मोहम्मदपुर भूड़िया में जो है डॉक्टर बीआर अंबेडकर पेवेक टू सोसाइटी द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लाभार्थियों ने शिविर का लाभ उठाया। बता दें कि शिविर में विभिन्न बीमारियों से ग्रसित मरीजों ने पहुंचकर अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराने के बाद निःशुल्क दवाइयां प्राप्त की। वहीं चिकित्सकों द्वारा कुछ गंभीर मरीजों को उप जिला चिकित्सालय में इलाज कराने हेतु सुझाव दिए गए। ये 25 मई 2025 को ग्राम सभा मोहम्मदपुर भूड़िया में बीआर अंबेडकर पेबैक सोसाइटी के माध्यम से शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लमसम 80 मरीजों का चेकअप और जांच किया गया, दवाइयां वितरण की गई। और हम ये चाहेंगे कि हल्द्वानी में बारिश के चलते शहर के कई क्षेत्रों में जलभराव की समस्या सामने आई है, लेकिन नगर निगम प्रशासन ने तत्काल संज्ञान लेते हुए स्थिति को जल्द सामान्य कर दिया। बता दें कि नगर आयुक्त ऋचा सिन्हा स्वयं नगर निगम की टीम के साथ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंची और व्यवस्थाओं का जायजा लिया, जहां पर जो है जलभराव की शिकायतें कालाडूंगी चौराहे स्थित कालू सिद्ध मंदिर, शीश महल और कुसुमखेड़ा और लालडांट क्षेत्र से प्राप्त हुई थी। नगर निगम की सफाई टीम ने तेजी से कार्रवाई करते हुए इन स्थानों पर जल निकासी की व्यवस्था की। देखिए, काफी तेज आज बारिश आई थी, उसके बाद अभी कालू सिद्ध मंदिर के पास और एक अन्य स्थान पर जलभराव की सूचना आई है और उसका भी वजह ये रहा है कि वहाँ पे निर्माण हो रहा है, जिसके कारण उसमें अभी नाली नहीं बन पाई है। तो उसमें पीडब्ल्यूडी की टीम को मौके पे लगाया गया है, ह्यूम पाइप उन्होंने डाल दिया है, वहाँ भी निकासी हो गई है। दूसरी जगह चूंकि गली नीचे लो लैंड में है, नीचे बनी हुई है, तो वहाँ सोक पिट जो था उसकी सफाई कराई गई है, वहाँ भी पानी की निकासी हो गई। अभी हम लोग लाल डाट पे खड़े हैं, लाल डाट पे पीडब्ल्यूडी का कार्य अभी वर्तमान में चल रहा है। नाला रक्सिया यहाँ साफ हो चुका है, लेकिन अभी इनका थोड़ा सा इसमें इनको ये अभी पंप लगा के इस पानी की निकासी करने के बाद इसको लेवल दे रहे हैं। इस बार मानसून का लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 10 जून के बाद कभी भी मानसून दस्तक दे सकता है और इन दिनों प्री मानसून की वर्षा शुरू हो चुकी है। बता दें कि मौसम विभाग ने माह के अंतिम सप्ताह के बाद बीतने की संभावना जताई है और राज्य निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह के मुताबिक भारतीय मौसम विभाग IMD ने 27 मई को मानसून केरल में पहुंचने की घोषणा की थी, जिसमें पुनः संशोधन किया जा रहा है। केरल में मानसून पहुंच चुका है और उत्तराखंड में मानसून 10 जून के बाद कभी भी पहुंच सकता है। बता दें कि मानसून पहुंचने की तिथि 20 जून के आसपास मानी जाती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश के चलते सतही स्तर पर नमी बनी हुई है। बंगाल की खाड़ी से आ रही हवाओं को भरपूर नमी मिल रही है, जिस कारण बारिश की मात्रा में वृद्धि हो रही है। तो मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि 10 जून के बाद मानसून की दस्तक कभी भी जो है आहट दे सकती है। तो ये मानसून की आहट यहां पर 10 जून के बाद में कभी भी सुनाई दे सकती है, दिखाई दे सकती है, जिसको देखते हुए एक बार फिर से अपने प्री मानसून की जो अलर्ट था उनका, उसमें थोड़े से चेंजेस यहां पर देखने को मिले हैं, जहां पर बताया जा रहा है इसका कारण यह है कि बंगाल की खाड़ियों से उठती हुई जो हवाएं हैं, तेज हवाएं, उनको लगातार जो है नमी मिल रही है और जिस कारण जो है बारिश में भी वृद्धि देखने को मिल रही है। और उसी का यही कारण हो सकता है कि 10 जून के बाद कभी भी जो है
यहां पर मानसून दस्तक दे सकता है और मानसून की आहट अब प्रदेश में दिखाई देगी 10 जून के बाद। कभी भी मौसम जो है करवट बदल सकता है। उधर द्वाराहाट के पूर्व विधायक महेश नेगी को 2020 में लगे दुष्कर्म के आरोपों से कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है। देहरादून में एक प्रेस वार्ता के दौरान महेश नेगी और उनके वकील चंद्रशेखर तिवारी ने बताया कि 22 मई को उन्हें क्लीन चिट मिली है। महेश नेगी ने न्याय मिलने पर कोर्ट का धन्यवाद किया है। उन्होंने बताया कि अब आरोप लगाने वाली महिला के खिलाफ 2 करोड़ रुपए का मानहानि मुकदमा और ब्लैकमेलिंग का मामला भी कोर्ट में चल रहा है। देखिए, जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके चाहे जग पूरा बैरी हो। तो इसका अर्थ ये है कि मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए और मेरे ऊपर पूर्ण तरीके से मेरे को किस तरीके से राजनीतिक में, समाज सेवा में उससे बाहर रखने के लिए, क्षेत्र के विकास को किस तरह से अवरुद्ध करने के लिए जो एक षड्यंत्र बहुत बड़ा रचा गया था, आज मुझे न्यायालय पर पूर्ण भरोसा था और मैं न्यायालय के शरण में गया। आज न्यायालय ने जो अपना फैसला दिया है, न्यायालय के फैसले से साफ हो गया है, दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है और आज मुझे इस बात की खुशी है। देखिए, जो विधायक जी पर उस महिला ने, प्रीति बिष्ट नाम की महिला ने 376 और 506 का आरोप लगाया था, उस पर कल माननीय न्यायालय ने पूरी पुलिस की जो अंतिम रिपोर्ट उस एफआईआर पे आई थी, माननीय न्यायालय के समक्ष जो 156(3) की प्रक्रिया करी गई थी एफआईआर के बाद, क्योंकि पुलिस ने पहले भी कानून के तहत उसमें जो अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दी थी कि ऐसा कोई मामला नहीं हुआ है और ऐसा कुछ नहीं है, सब ब्लैकमेलिंग का मामला है। उसके बाद उससे छुप होकर उसने 156(3) की प्रक्रिया अपनाई, जो कि न्यायालय की प्रक्रिया जिसमें एफआईआर दर्ज करने की, उसमें न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश किए थे 2020 में। उसके बाद पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन किया, उसमें इन्वेस्टिगेशन तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर, सारी इन्वेस्टिगेशन के आधार पर माननीय न्यायालय ने ये इस निर्णय पर पहुंचे कि जो पुलिस ने इनके खिलाफ अंतिम रिपोर्ट भेजी थी, जो अंतिम रिपोर्ट भेजी थी वो बिल्कुल सही है और उन तथ्यों को, उन एविडेंस के आधार पर माननीय न्यायालय ने वो अंतिम रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार करते हुए इसके खिलाफ हमने पहले से ही इनकी तरफ से एक डेफेमेशन का उत्तराखंड में गर्मी का पारा मीटर बढ़ गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में बिजली के मूल्य में भी प्रति यूनिट करीब 22 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। जब जुलाई में जो उपभोक्ताओं का बिजली बिल आएगा तो उसमें 22 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी के साथ उपभोक्ताओं को बिजली बिल का भुगतान करना पड़ेगा। इस बढ़े हुए बिजली दर को लेकर बीजेपी की प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि गर्मी के दिनों में बिजली की खपत बढ़ जाती है और यही कारण है कि समय समय पर जो है इसमें बढ़ोतरी की जाती है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज भी उत्तराखंड में बिजली की दर वाले राज्यों की अपेक्षा कम है। देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरीके से प्रदेश के अंदर बिजली की खपत है और चल रही है, और अन्य राज्यों की अगर मैं तुलना करूं तो अन्य राज्यों की तुलना में उत्तराखंड की जो बिजली का आकलन है वो कम है, उनका बिल कम आता है। तो मुझे लगता है कि इस तरीके की समय समय पर जब ये चीजें चलती हैं तो सारी चीजों को आकलन करके ही जो है तय किए जाते हैं, उसमें यूनिट के हिसाब से या जो खपत है उसके हिसाब से। तो अन्य राज्यों की तुलना अगर हम करें तो उत्तराखंड के अंदर आज भी हमारे जो बिल है वो कम आते हैं। यातायात व्यवस्था को देखते हुए देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने राजधानी देहरादून के घंटाघर और आईएसबीटी क्षेत्र का निरीक्षण किया और इस बीच जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि हमारी स्थानीय संस्कृति को प्रदर्शित करना और ट्रैफिक के साथ दुर्घटनाओं पर नियंत्रण करने के लिए देहरादून के प्रमुख चौराहों पर काम चल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि आईएसबीटी क्षेत्र में जिन स्थानों पर ड्रेनेज की समस्या भी वहां पर उसे ठीक कर दिया गया है और यातायात व्यवस्था को सही करते हुए हमने वहां के फ्लाईओवर के जो है नया स्वरूप दिया है। हमारे रोड सेफ्टी को लेकर जो इंटरवेंशंस किए जा रहे हैं वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो उसमें कभी भी सैचुरेशन क्लेम नहीं की जा सकती है। हमारी 11 नई ट्रैफिक
जंक्शंस प्रिपेयर हो रहे हैं, जिसमें नई ट्रैफिक लाइट, स्लिप रोड्स, राउंड अबाउट्स, हमारे स्पीड ब्रेकर्स, ज़ेब्रा क्रॉसिंग्स, तो इन सब इंटरवेंशंस पे काम किया जा रहा है। और ये एक रूटीन O&M प्रोसेस होता है कि मशीनरी है तो डेफिनेटली इट विल बी डाउन समटाइम्स विद फॉल्ट, तो उसके लिए जो O&M प्रोसीजर है वो प्लान किया जा रहा है कि इस तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनका O&M में कंसोलिडेट करके एक ही विभाग की जिम्मेदारी तय की जाए। तो इसमें शासन लेवल से बहुत जल्द हमारा डिसीजन होने वाला है। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर कोहासा अब छट गया है। बता दें कि हरिद्वार जिले को छोड़कर प्रदेश के 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत का कार्यकाल नवंबर 2024 में समाप्त हो गया था। इसके बाद उत्तराखंड शासन ने पंचायतों को प्रशासकों के हवाले कर दिया था और ऐसे में पंचायत में तैनात प्रशासकों का कार्यकाल मई में अंत में समाप्त हो रहा है, जिसको देखते हुए राज्य सरकार के साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पंचायती राज्य सचिव ने कहा, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 15 जुलाई से पहले संपन्न कराने की दिशा में सरकार तैयारियां कर रही है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड में 12 जिलों में चुनाव कराए जाने हैं, जिसके लिए सरकार के स्तर पर अपनी तैयारियां चल रही हैं और माननीय उच्च न्यायालय में भी हमने एफिडेविट के माध्यम से भी अवगत करा दिया है कि जुलाई माह में हमारे यहाँ निर्वाचन प्रस्तावित है। जुलाई में यहाँ सारी चीजों को फैक्टर इन किया है इसमें। जैसे अभी इस समय पूरे गढ़वाल क्षेत्र में हमारी 4 धाम यात्रा पीक पर चल रही है। ये यात्रा धीरे धीरे जून के लास्ट तक आते आते थोड़ी शिथिल पड़ने लगती है। का दायरा होता है सर पंचायत चुनाव में। स्कूलों की छुट्टी पड़ने के बाद 4 धाम यात्रा ने गति पकड़ना शुरू कर दिया है। बता दें कि 4 धाम यात्रा के तेज होने के साथ ही देश दुनिया के श्रद्धालु ऋषिकेश से यात्रा मार्ग पर रवाना हो रहे हैं। इन श्रद्धालुओं में कई श्रद्धालु दिव्यांग भी शामिल हैं। दिव्यांग श्रद्धालुओं को ऑफलाइन पंजीकरण कराने में किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए पुलिस ने व्यवस्थाओं को और ज्यादा दुरुस्त कर दिया है। पुलिसकर्मी दिव्यांग श्रद्धालुओं को पंजीकरण कराने के लिए हर संभव मदद देने में लगे हुए हैं। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के बाद अब श्री हेमकुंड साहिब के कपाट भी रविवार को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। गुरु ग्रंथ साहब को सचखंड से दरबार साहिब में सुशोभित कर दर्शन शुरू किए गए हैं। पहले दिन करीब 4,500 तीर्थयात्री दर्शन के लिए पहुंच गए। बता दें कि गुरुद्वारा प्रबंधक ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्रजीत बिंद्रा ने बताया कि सभी धार्मिक परंपराओं का पालन किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पर श्रद्धालुओं का स्वागत करते हुए बताया कि यात्रा को सुरक्षित और आसान बनाने के लिए सभी तैयारियां पूरी हैं। मत्था टेकण जा रहे हैं, परमात्मा ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸਫਲ ਰਹੇ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਬਹੁਤ ਸਾਹ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੌਸਲਾ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर दिया गया है और ऐसे में जो है गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के कपाट खोल दिए गए हैं। श्रद्धालुओं के लिए पहले दिन तकरीबन 4,500 तीर्थयात्री पहुंचने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है और ऐसे में जो है सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए, नजर अगर सुरक्षा व्यवस्था पर डाला जाए तो उन्होंने प्रशासन ने पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की हुई है और यात्रा को लेकर व्यवस्थाओं को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। जो सुरक्षा से जुड़े हुए एहतियात कदम हैं उनको उठाया जा रहा है और ऐसे में जो है सुरक्षा व्यवस्था सभी श्रद्धालुओं को यहां पर देने की पूरी कवायद की जा रही है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।